नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं मशहूर लेखिका अमिता नीरव द्वारा लिखी हुई कहानी गुम हो चुकी लड़की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दिसंबर जा रहा था। वह गुजरते साल का एक और छोटा सा दिन था। गुलमोहर के पेड़ के नीचे धूप और छां से बुने कालीन पर वह मेरे सामने बैठी थी। उसके सिर और कंधों पर धूप के चकत्ते उभर आए थे। मोरपंखी कुर्ते पर हरा दुपट्टा पड़ा था। कालीन की बुनावट को मुग्ध होकर देखती उस लड़की ने एकाएक सिर उठाया और उल्लास से कहा, बसंत आने वाला है। केसरिया दिन और सतरंगी शामें, नशीली नशीली रातें, रुनझुन करती सुबह, नाजुक फूल, हरी सुनहरी और लाल कौपलें। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने हमें लोकगीत सुनाया हो। हल्की सी हवा से उड़कर गुलमोहर के पीले छोटे पत्ते जैसे सिर और बदन पर उतर आए थे। मैंने उसे चिढ़ाया, और फिर आ जाएगा सड़ा हुआ मौसम। उसकी आंखें बुझ गईं। मैंने फिर से जलाने की कोशिश की। जलते दिन और बेचैन रातों वाली गर्मी, न घूम सकते हैं, न सो सकते हैं, न ठीक से खा सकते हैं और न ही अच्छा पहन सकते हैं। बस दिन पर दिन जैसे तैसे काटते रहो। उसने प्रतिवाद किया, मुझे पसंद है। नवेली दुल्हन की तरह धीरे धीरे पश्चिम की ओर मंथर होकर उतरता सूरज, लंबी होती शाम, बर्फ को गोले, मीठे गाने, हल्के रंग, दिन की नींद, रातों में छत पर पड़े रहकर तारों से बातें करते हुए जागना, मुझे सब पसंद है। और उस दिन वह बाजार में बसंती रंग का दुपट्टा ढूंढते हुए मिली थी। बसंत पंचमी पर केसरिया और मेहरून रंग के सलवार कुर्ते पर वही खरीदा हुआ दुपट्टा डाले घर आई थी। उसके पूरे बदन से बसंत टपक रहा था। माँ ने उसे गले लगाया। कितनी सुंदर लग रही है। मेरी तरफ देखकर मेरी सहमति चाही। मैंने भी आंखों से हामी भर दी, लेकिन उसने नहीं देखा। अपने दोस्तों से मिलकर जब मैं घर लौटा तो वह गली के बच्चों के साथ बर्फ के गोले वाले ठेले के पास खड़ी थी। पलटी तो मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराई। गोला मेरी तरफ कर इशारा किया, खाओगे? मैंने इनकार में सिर हिलाया तो उसने बुरा सा मुंह बनाकर ऐसे भाव दिए जैसे गोला नहीं खाया तो मेरा जीवन ही बेकार है। देर शाम जब मैं गर्मी से घबराकर छत पर आया तो उसे देखकर याद आया कि मैं उसे बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। सफेद कुर्ते पर हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा पड़ा हुआ था। अपने बालों को उसने बड़ी बेतरतीबी से ऊपर बांध लिया था। उसकी छत की मुडेर पर फिलिप्स का ट्रांजिस्टर जोर जोर से मौसम आएगा, मौसम जाएगा, प्यार सदा मुस्कराएगा गा रहा था। उसकी पीठ मेरी ओर थी और हम दोनों ही आसमान से फिसलते सूरज को देख रहे थे। बहुत देर तक वह यूं ही खड़ी रही। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वह थोड़ी उदास है, जबकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। झुटपुटा उतर आया था। छत पर लगे बिस्तरों पर वह लेट गई और आसमान को देखने लगी। मैंने जोर से आवाज लगाई, बिल्लो, और मुडेर की आड़ में बैठ गया। वह उठकर आई और बहुत थकी हुई आवाज में बोली, मुझे मालूम था तुम ही होगे। तुम क्या कर रहे हो छत पर? क्या मैं छत पर नहीं आ सकता? मैंने पूछा। नहीं, तुम्हें तो यह मौसम सड़ा हुआ लगता है ना, तो एसी में बैठो ना, अभी थोड़ी ना ठंडी हवा चल रही है। मैंने उसे खुश करने के लिए कहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारी तरह गर्मी से बातें करूं, लेकिन वह और भी उदास हो गई। बोली, तुमसे नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें मैं होना पड़ेगा। वह नहीं हो सकता। एक गहरी निश्शब्दता दोनों के बीच की जगह में फैल गई। अंधेरे में मैं उसे देख नहीं पाया। फिर वह बुदबुदाई, होना भी मत, बहुत बुरा है मैं होना। पता नहीं थोड़े थोड़े दिनों में वह ऐसी क्यों हो जाती है। कोई दुख जैसा दुख नहीं है उसके जीवन में, फिर भी गाहे बगाहे वह उदास हो जाती है। यूं कोई उसकी उम्र भी नहीं है उदास होने की, लेकिन फिर भी एक दिन जब वह खुश थी मैंने उससे यूं ही पूछ लिया था, तुम थोड़े थोड़े दिनों बाद ऐसी अजीब सी क्यों हो जाती हो? वह जोर से खिलखिलाई थी। मैंने कहीं सुना था कि लड़कों को उदास लड़कियां रहस्यमय लगती हैं, इसलिए वे उन लड़कियों से पट जाते हैं। लेकिन देखती हूँ तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं जानता था कि वह मुझे बहला रही है, फिर भी मुझे हंसी आ गई। उस दिन जोर जोर से आंधी चलने लगी और बादल घुमड़ आए। मैं दरवाजे खिड़कियों को बंद करने के लिए बाहर आया तो वह सामने थी। चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, उसने प्रस्ताव दिया। पागल हो क्या, मौसम खराब हो रहा है, मैंने कहा। तभी पानी बरसने लगा। लगता है इस बार मानसून जल्दी आ गया है।
तुम पागल हो, यह मानसून नहीं है, यह मावठे की बारिश है। कभी जेठ में मानसून आता है? उसे बारिश में भीगते देखा तो मैंने कहा, भीग रही हो, अंदर आ जाओ, बीमार हो जाओगी। वह हंसी। कोई प्यार से बीमार होता है क्या? मैंने उसे आश्चर्य से देखा। प्यार? हाँ बेवकूफ, ये आसमान का प्यार है जो बरस रहा है और तुम्हारे जैसे उल्लू घर में दुब के बैठे हैं। चलो घूम कर आते हैं। फिर उसकी रट शुरू हो गई। मैं उसके साथ हो लिया। रास्ते में वह गड्ढों के पानी में छपाक छपाक कर बच्चों से किलकारी मारती रही। बूंदों को दोनों हथेलियों के कटोरों में इकट्ठा कर पानी को मुझ पर उछालती रही। उस वक्त मुझे लगा जैसे वह कोई छोटी बच्ची हो और मैं उसका गार्जियन। मैं उसे ये और वह करने के लिए मना करता रहा और वह बच्चों जैसी शैतानी कर हंसती रही। मुझे एकाएक अपना होना बड़ा और महत्वपूर्ण लगने लगा। कई दिनों से सुन रहे हैं कि इस बार मानसून जल्दी आएगा। बादल तो गहरा रहे थे, लेकिन लगा नहीं था कि इतनी जल्दी बारिश होने लगेगी। अभी रास्ते में ही था कि बारिश आ गई। वह मुझे फिर से सड़क पर भीगती मिली। मुझे हंसी आ गई। मैं घर पहुंचा तो उसने पूछा, चाय पियोगे? तुम बनाओगी? हाँ, बढ़िया चाय, तेज अदरक की तुर्श स्वाद वाली चाय। एक बार पी लोगे तो लाइफ बन जाएगी। ये कहाँ से लाई? बस एक रास्ता बोर करती है, बदलाव करते रहना चाहिए। आ रहे हो? उसने चुटकी बजाकर ऐसे पूछा जैसे चेतावनी दे रही हो। मैंने कहा, कपड़े बदल कर आता हूँ। घर पहुंचा तब तक वह कपड़े बदल चुकी थी। बालों को तौलिए से पोंछते हुए बोली, बैठो, चाय बनाती हूँ। मैंने उसे चिढ़ाया, अभी तक चाय बनी ही नहीं, चाय है या बीरबल की खिचड़ी? उसने आंखें तरेरी। मैंने भी कपड़े बदले हैं, फिर बाल तुम्हारी तरह थोड़े ही हैं कि एक बार पोंछ लो तो बस सूख ही जाएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ। हम दोनों बचपन से साथ साथ हैं, फिर भी कभी मेरा ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया कि उसके बाल खासे खूबसूरत हैं। दरअसल मैंने कभी नहीं पाया कि वह लड़की है और मैं लड़का। शायद उसने भी कभी नहीं सोचा होगा। तभी तो वह मुझसे इतनी बेझिझक एकाएक में उसे नजरों से तौलने लगा और फिर खुद ही अपराध बोध से भर गया। पता नहीं कितनी देर बाद उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाकर मुझे सचेत किया। कहाँ हो? चाय। चाय वाकई अच्छी बनी थी। गले में तेज अदरक का स्वाद उतर रहा था, रहा नहीं गया। तुम तो अच्छी चाय बना लेती हो, सीख रही हो बहू बेटियों के गुण। जानता हूं कि वह भड़केगी और वही हुआ। आगे से कभी ये मत कहना। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। घर से बाहर निकलने की भी मोहलत नहीं मिली। इन दिनों मैं सर्फिंग, चैटिंग, मेलिंग, कॉलिंग, टीवी और मूवीज सब कुछ हो चुका और बुरी तरह से ऊब गया हूँ। अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था कि माँ ने बताया कि वह बीमार है। जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वह सो रही थी। उसकी टेबल पर कबीर की साखी किताब पड़ी हुई थी। मैं चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वह गहरी नींद में थी। उसकी आंखों की कोरों से कानों तक सूखे हुए आंसुओं के निशान थे। बहुत धीमी आवाज में गुलाम अली की गजल, सो गया चांद बुझ गए तारे, कौन सुनता है गम का अफसाना, चल रही थी। रोते रोते सोए बच्चे की तरह ही उसने नींद में सिसकारी भरी। यूं लगता है कि उसके अवचेतन पर कोई गहरी चोट हो। मैंने वह किताब उठा ली और उसे उलटने पलटने लगा। तभी चाची कमरे में आ गई। अभी उठी नहीं? हाँ, गहरी नींद में है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह चौंक कर उठ गई। बेटा देख, तुझसे मिलने कौन आया है, चाची ने कहा और वे हमारे बीच से सरक गई। अरे कब आए? मुझे उठाया क्यों नहीं? उसने बीमार आवाज में पूछा। तुम तो घोड़े बेचकर सो रही थी। मैंने आवाज भी लगाई लेकिन तुम उठी ही नहीं। मैंने झूठ बोला। क्या हुआ? क्या प्यार का ओवरडोज हो गया? मैंने चिढ़ाया। उसके चेहरे पर बहुत बारीक मुस्कुराहट आई। प्यार का कभी भी ओवरडोज नहीं होता, तुम नहीं समझोगे। तभी चाची फिर से कमरे में आ गई। बेटा, तुम्हारे दूसरे डोज का समय हो गया है। नहीं, उसने बच्चों की तरह ठुनकते हुए कहा। नहीं बेटा, दवा नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? उन्होंने उसके हाथ में पानी और दवाई दे दी और चली गई। बहुत देर तक वह दवाइयों की तरफ देखती रही। मैंने पूछा, कब से बीमार हो? कल रात को तेज बुखार आया, फिर उतर गया, फिर सुबह आया, अब ठीक है। चाची ने मेरे हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में दूध का गिलास थमाया और फिर चली गई। अब कैसा लग रहा है? ठीक हूं, बल्कि हल्का लग रहा है। उसने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा।
बीमार होकर अच्छे होना बिल्कुल वैसा है जैसे पुनर्जन्म हो। सब कुछ नया नया अच्छा लगता है। इस बीमारी ने उसकी आवाज की चंचलता को गुम कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज बहुत अंदर से आ रही हो, ठहरी, गंभीर और शांत। उसका चेहरा भी एकदम धुला पुछा और सौम्य लग रहा था। उसने खिड़की की तरफ देखा। तो क्या करते रहे दिन भर? बारिश हो रही है, घर से बाहर तो जा ही नहीं पाए होंगे। हाँ यार, सब कुछ करके भी समय नहीं कट रहा था। उसने चिढ़ाया। क्यों? तुम्हारा इंटरनेट और ये वो क्या काम नहीं कर रहे हैं? खुद से भागने के तो तमाम साधन हैं, कम पड़ गए क्या? कभी खुद के पास ही बैठकर देखो, हमेशा क्या अपने से भागना। उसने आंखें मूंद ली। मैं उसे देख रहा था। मैं उसे सह नहीं पाया और कबीर की शरण में हो लिया। सुनो, तुम मुझे रजनीगंधा के बल्ब ला दोगे? उसने आंखें खोलकर पूछा। रजनीगंधा के बल्ब कहाँ मिलेंगे? किसी भी नर्सरी में या फिर बीज की दुकान में। मैं चाहती हूँ कि इस सर्दी में घर के हर कोने में रजनीगंधा महके। मुझे उसकी आंखों में महकते रजनीगंधा दिखने लगे थे। दीपावली मना चुकने के बाद परीक्षा की तैयारी का दौर शुरू हो चुका था। शामें हल्की हल्की ठंडक लेकर आने लगी थी। दोस्त के यहाँ सुबह से शाम तक पढ़ने के बाद देर शाम घर लौट रहा था कि गली के मुहाने पर मैंने उसे बदहवास हाल में पाया। दुपट्टा और टखने की तरफ से फटी हुई सलवार कोहनी छिल गई और कलाई से खून टपक रहा था। उसके काइनेटिक के फुट रेस्ट पर लटके पॉलीथिन भी रगड़ गई थी और उसमें से सामान झांक रहा था। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उसके आंसू ही निकल आए। पॉलीथिन बैग में पैर फंस गया और गिर गई। और ये कलाई में से खून क्यों निकल रहा है? खून देखकर मैं घबरा गया था। अपनी जेब से रुमाल निकालकर कलाई को बांधा। पता नहीं, शायद कोई कांच का सामान टूटकर चुभ गया है। मैंने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी की और उसकी गाड़ी पर उसे बिठाया और घर छोड़ा। जब अपनी गाड़ी लेकर घर पहुंचा तो माँ वहां जा चुकी थी। चाची ने उसे पानी पिलाया और दीवान पर लिटा दिया। उसकी कटी हुई कलाई की ड्रेसिंग करते हुए बड़बड़ाई, इस लड़की के मारे तो नाक में दम है। घर में इतने कपड़े पड़े हैं, फिर भी चाय पीने के लिए इसे गिलास चाहिए। गिलास? एक साथ माँ और मैं दोनों ने पूछा। हाँ और नहीं तो क्या, कहती है कि सर्दी में कांच के गिलास में चाय पीना अच्छा लगता है, चाची ने कहा। लेकिन अभी दीपावली पर ही तो हम दोनों कांच के गिलास लेकर आए थे, माँ ने चाची से कहा। वो तो गर्मी में शरबत पीने के गिलास हैं, सर्दी में चाय पीने के लिए नहीं है। सर्दी में तो लंबे और संकरे गिलास होने चाहिए चाय के लिए। अब तक वह स्वस्थ हो चुकी थी, इसलिए मासूमियत से बोली। मुझे हंसी आ गई तो वह चिढ़कर बोली, तुम्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है। सर्दी में चाय ज्यादा गर्म चाहिए और चौड़े कप में जल्दी ठंडी हो जाती है, फिर उसकी क्वांटिटी भी अच्छी चाहिए, इसलिए कांच के गिलास चाहिए चाय के लिए। तुम तो निरे बुद्धू हो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे सोचने लगा हूँ। कभी कभी तो यूं भी भ्रम होता है कि मैं उसे जीने ही लगा हूँ। सब कुछ करता हूँ तो वह मेरे आसपास नहीं होती है, लेकिन जब वह दिखती है तो फिर मेरे वजूद पर ऐसी होती है जैसे जिस्म पर कपड़े भवते और लिपटे हुए से। प्लेन से उतरकर एयरपोर्ट पर आते ही रिजवान दिखाई दे गया, जोर जोर से तख्ती हिलाता हुआ। मैं तेजी से उसकी तरफ पहुंचा तो वह तपाक से गले लग गया। मैंने हंसते हुए कहा, वहां जर्मनी में भी तुम ऐसे ही मिले थे मुझे तख्ती हिलाते हुए। तब मैं तुम्हें और तुम मुझे नहीं जानते थे, लेकिन आज ये क्यों? अब तो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उसने हंसकर कहा, दुनिया की भीड़ में कहीं तुम मुझे अनदेखा न कर दो, इसलिए। रिजवान से मैं जर्मनी में ही मिला था। वहां वह कंपनी का काम मुझे हैंडओवर कर हिंदुस्तान लौट रहा था। उसके ही फ्लैट में फिर अगले 5 साल में रहा था। मुझे 15 दिन की छुट्टी मिली थी, फिर बेंगलुरु ज्वाइन करना है। आज तो पहुंचा ही हूँ। कल हेड ऑफिस रिपोर्ट करूंगा, फिर घर चला जाऊंगा। रिजवान मुझे अपनी 7वीं मंजिल स्थित फ्लैट में पहुंचाकर ऑफिस चला गया और कह गया कि 7 बजे आऊंगा, फिर पार्टी में चलेंगे। फ्रेश होकर खाना खाया, थोड़ी देर टीवी देखा, फिर लगा कि नींद आ रही है तो सो गया। शाम को रिजवान ने ही उठाया, फिर 5 बजे ही आ धमका। दोनों ने चाय पी, इधर उधर की बातें की, फिर उसने पार्टी में जाने की बात कही। मैंने उससे कहा, तुम चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। उसने इसरार किया, मेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, चल मजा आएगा तुझे। मैंने रहस्य से उसकी ओर देखा। पहली या?
वह मुस्कराया। नहीं, दूसरी। पहली का क्या हुआ? चली गई स्टेट्स। और ये क्या करती है? शी इज अ स्ट्रगलर एक्ट्रेस। एक आध टीवी सीरियल में छोटा मोटा काम मिला है। शादी करने का इरादा है? करना तो चाहता हूँ, लेकिन वह नहीं चाहती है। क्यों? कहती है अभी मैंने किया ही क्या है। फिर डर भी लगता है। अभी तो वह स्ट्रगल कर रही है। सक्सेसफुल हो जाने के बाद क्या वह मुझ जैसे प्रोफेशनल के साथ रहना पसंद करेगी? फिर सोचता हूँ यदि वह हम आज शादी कर लें और उसके सक्सेस होने के बाद हम निभा नहीं पाए तो? इसलिए फिलहाल तो कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, बस लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। चल तैयार हो, बहुत हो चुकी बातें। अभी तो तुझे 4 दिन और रुकना पड़ेगा। यह कहने के लिए मल्टीनेशनल है, काम तो सरकारी गति से ही होता है यहाँ। पार्टी हॉल में तेज रोशनी, तेज संगीत के बीच रिजवान ने शब्दा और कुछ और दोस्तों से मिलवाया। फिर मैंने उससे पार्टी एंजॉय करने का कहकर ड्रिंक लिया और एक कोना पकड़ लिया। आते जाते, नाचते हंसते, एक दूसरे से मिलते बतियाते लोगों को देखते हुए मेरी नज़र एक लड़की पर ठहर गई। वह डांस फ्लोर पर थी। लगा कि इसे मैं जानता हूँ। पता नहीं कैसे उसने भी मुझे देखा और आश्चर्य से मेरी ओर देखकर हाथ हिलाया और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कब आए हिटलर के देश से? उसी तरह के तेवर से पूछा। हिटलर का देश? मैंने हंसकर कहा। अब तो वह लोग भी उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तुम क्यों उन बेचारों के पीछे पड़ी हो? मैंने उसे इस बीच देखा। लड़कों की तरह कटे हुए बाल, गहरा मेकअप और काले रंग के स्ट्रैप टॉप के साथ उसी रंग का टाइट स्कर्ट और पेंसिल हील। बहुत बदली और अपरिचित लगी वह मुझे। इतिहास से कभी भी भागा नहीं जा सकता। वो गाना नहीं सुना? आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर दुआएं पीछा करती हैं। संदर्भ से समझना। खैर तुम क्या गाना वाना समझो, तुम तो औरंगजेब हो। उसने कहा। अरे पहले हिटलर फिर औरंगजेब। क्या इन दिनों बहुत इतिहास पढ़ रही हो? तुम तो साहित्य की स्टूडेंट थी। दुनिया में कुछ भी साहित्य से बाहर नहीं है। खैर हम फिर से नहीं झगड़ेंगे। तुम यहाँ कब आए? आज ही। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस यूं ही सीरियल लिख रही हूँ। तुम ठहरे कहाँ हो? रिजवान के घर। 2-1 दिन में घर आऊँगा। क्यों नहीं, तुम कल मेरे साथ डिनर करो, बातें करेंगे, कुछ इतिहास याद करेंगे। बिना कुछ सोचे मैंने उसे डिनर के लिए हाँ कर दी। शाम 5 बजे ही रिजवान ने मुझे उसके अपार्टमेंट के नीचे छोड़ा। जब निकलना हो मुझे फ़ोन कर लेना, और नहीं तो, कहकर बात अधूरी छोड़कर आंख मारी। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने रुखाई से कहा, मैं पहुंच जाऊंगा, यू डोंट वरी। नीली कैप्री और पिंक टाइट टी शर्ट पहने उसने दरवाज़ा खोला। वेलकम। खुला खुलासा हॉल, जिसमें सामने ही नीचे मोटा गद्दा लगा हुआ था और उस पर ढेर सारे कलरफुल कुशन पड़े हुए थे। आमने सामने बैंत की 2-2 कुर्सियां और बीच में बैंत की ही ग्लास टॉप वाली सेंटर टेबल पर नकली फूलों से सजा गुलदान। उसकी प्रकृति और स्वभाव के बिल्कुल विपरीत। खिड़की तो नहीं दिखी, लेकिन गद्दे के पीछे वॉल टू वॉल भारी पर्दे पड़े हुए थे। वह अंदर से पानी लेकर आई। सुनाओ। मैं क्या सुनाऊं, तुम सुनाओ, कैसा चल रहा है? बस चल रहा है। थोड़ी देर हम अतीत से सूत्र पकड़ने की कोशिश में खुद में डूब गए। कोई सिरा ही पकड़ में नहीं आ रहा था। तभी कहा, तुम बहुत बदल गई हो। हाँ, तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वह एक छोटे शहर की मिडिल क्लास वैल्यूज के सलीब को ढोती लड़की थी, जो कुछ भी नहीं थी। जिसे देख रहे हो वह मेट्रो में रहती और ग्लैमर वर्ल्ड में काम करती है, जहाँ लेग पुलिंग है, थ्रॉट कटिंग, कॉन्स्पिरेसी और इनसिक्योरिटी है। यहाँ तक पहुँचना ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पर टिके रहना ज़्यादा मुश्किल है। कुछ नहीं होने से कुछ हो जाने का सफ़र बहुत तकलीफ देह होता है। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। फिर पता नहीं क्या सच है जो छूट जाता है, या फिर जो अहम होता है वही छूट जाता है। हर उपलब्धि की कीमत चुकानी होती है। यह कीमत उनके लिए ज़्यादा होती है जो संवेदनशील हैं, नहीं तो सफलता का नशा सिर चढ़कर बोलता है। वह थोड़ी देर रुकी, थोड़ी उदास हो गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो इसे बेहतर तरीके से जानते हो। लंबी फलसफाना बात करने के बाद वह अक्सर उसका ऐसे ही समापन करती है। फिर दोनों खामोश हो गए। इस बार चुप्पी उसने तोड़ी। अच्छा बोले, क्या खाओगे? जो फटाफट बन जाए। खिचड़ी? अरे नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया है और डिनर में खिचड़ी खिलाऊंगी। कुछ और सोचो।
चलो कहीं बाहर चलकर खाएं, बिल तुम दे देना। मैंने प्रस्ताव रखा। उसने वीटो कर दिया। नहीं, हम यहीं ऑर्डर कर देते हैं। इज़ दैट ओके? उसने फ़ोन कर 8 बजे खाने का ऑर्डर दिया। तब तक कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स ले आई। अच्छा, लिखने के लिए इनपुट्स क्या होते हैं तुम्हारे? प्राइमरी आइडिया होता है बस, उसके बाद तो जिस दिशा में व्यूअर चाहता है कहानी चलती जाती है। इट्स बोरिंग, नो क्रिएटिविटी एट ऑल। फिर तुम, हाउ कैन यू वर्क? मैं एक नॉवल लिख रही हूँ, तकरीबन पूरा होने को आया। आई मस्ट फाइंड सम क्रिएटिविटी आउट ऑफ माई जॉब टू सेटिस्फाई माई सेल्फ, अदरवाइज नो वन कैन सेव मी टू कमिट सुसाइड। उसकी आंखों में कुछ भयावह सा उभरा। एंड नॉवेल ऑन? यू नो, जो उस छोटे शहर से लाई हूँ उसी को अदल बदल कर पका रही हूँ। जिस दिन वह सब खत्म हो जाएगा लौटना पड़ेगा या फिर यहीं कहीं दफन होना पड़ेगा। इन सालों में मैंने जाना है कि मेट्रोज या बड़े शहर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दे आउटसोर्स इज एंड एवरीथिंग, इवन इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑल्सो। सारे लोग जिस शहर के आकाश में टिमटिमा रहे हैं वे सभी छोटे शहरों से रोशनी लेकर आए हैं इस शहर को जगमगाने के लिए। अभी इस पर विचार करना या रिसर्च करना बाकी है कि ऐसा क्यों होता है। क्या बहुत सुविधा ये सब कुछ मार देती है या फिर समय की कमी इस सबको लील जाती है? मैं उसे बोलते देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में अब तक क्या सीखा, किस मोती को मैं अपने में उतर कर ले आया। क्या उसने सच नहीं कहा था कि कभी खुद के साथ भी रहकर देखो? अब मेरे सवाल चुक गए हैं, मेरा उत्साह मर गया है, वह मुझे बहुत दूर जाती हुई दिख रही है। एक आखिरी बात जो उस शाम मैंने उससे कही थी, मैंने तुम्हें जब भी इमेजिन किया मुझे मौसमों का इंतजार करती लड़की के तौर पर तुम याद आई। क्या अब भी तुम मौसमों का इंतजार करती हो? उसकी आंखों में नमी तैरी। उन भारी पर्दों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, इन पर्दों के उस पार मौसम आकर निकल जाते हैं। न मैं कभी इन्हें हटाती हूँ, न कभी वे भी मुझसे मिलने अंदर आए। थोड़ा सा पाने के लिए बहुत खुश होना पड़ता है। जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ होने की हवस पर कुर्बान करनी पड़ती हैं। उन्होंने तो कभी किसी को खींचा ही नहीं। जब हम सहज होते हैं तो उनके प्रभाव में बह जाते हैं, लेकिन जब हमसे सहजता छिनती है तो फिर सबसे पहले वे हमारे किनारे पर छोड़ देते हैं। सब कुछ बहुत बोझिल हो गया। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, वह कांपी, फिर स्थिर हो गई और देखती रही। उसकी आंखों में एक साथ बहुत कुछ उमड़ा और मुझे लगा कि पहले ही हमारे रास्ते कभी एक नहीं थे, अब तो दिशाएं ही अलग हो गई हैं। पहले उसका वैसा होना मुझे भाता था, मेरा होना सार्थक लगता था, लेकिन अब मैं वही हूँ और वह बहुत दूर जा चुकी है, बल्कि यूं कहूँ कि वह गुम हो चुकी है। मैं रिजवान के साथ लौट रहा हूँ, वह बहुत खुश है, मैं उसके साथ उदास हूँ। क्यों? उसने कार में म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। फिर से गुलाम अली गा रहे हैं। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। सामने बैठा था मेरे और वह मेरा न था। गाड़ी चल रही थी, ठंडी हवा हल्के हल्के सहला रही थी और मुंबई की ये सड़क चले जा रही थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अमिता नीरव द्वारा लिखी हुई कहानी गुम हो चुकी लड़की। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।